डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीली इक्विवेलेंट मेथड के बारे में। इस मेथड के द्वारा कैसे हम लोग प्रॉब्लम को बना सकते हैं, काफी आसान मेथड के द्वारा। इस मेथड के द्वारा हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयनिक इक्विलिब्रिया से रिलेटेड रिएक्शन और कोई भी रिएक्शन जो स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड होगा सबको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे मीली इक्विवेलेंट मेथड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमईक्यू मेथड। लिखे यहाँ पर नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, नो नीड ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन टू सोल्व प्रॉब्लम by this method. During reaction, equal milli equivalent of reactants are reacted and equal milli equivalent of products are formed. Formation of product takes place according to limiting reactant सपोज करो कि हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन दिया हुआ है बैलेंस्ड फॉर्म में, a + 2b 3c, इसके द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है 4d का। जब भी हम लोग मीली इक्विवेलेंट मेथड के द्वारा प्रॉब्लम को बनाएंगे तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को नेगलेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। इससे प्रॉब्लम काफी इजीली बना सकते हैं। इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट नहीं भी पता रहेगा, फिर भी रिएक्टेंट के बीच मीली इक्विवेलेंट का रिलेशन होगा तो हम लोग बना सकते हैं। सपोज करो कि मीली इक्विवेलेंट बिफोर रिएक्शन, बी रिएक्शन मीन्स बिफोर रिएक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यहाँ पर 20 मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यहाँ पर सपोज करो 30 मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है। जब तक रिएक्शन नहीं होगा प्रोडक्ट का मिली इक्विवेलेंट 0 के बराबर होगा। इस प्रकार के मेथड में लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करना भी काफी आसान है। मिली मोल मेथड में हम लोग डायरेक्टली लिमिटिंग रिएक्टेंट पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं कि जिसका मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू कम होगा, लिस्ट होगा, उसी को बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ए का मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 दिया हुआ है, बी का मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू 20 दिया हुआ है, सी का मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू 30 दिया हुआ है। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, ए को बोल सकते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। बी का 10 मिली इक्विवेलेंट जब ए का रिएक्ट कर रहा है तो बी का भी 10 ही मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। 20 - 10 करने के बाद यहाँ पर 10 आएगा। इसका 10 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, सी का भी 10 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, यानी रिएक्शन के बाद बचा हुआ मिलेगा यहाँ से 20 मिली इक्विवेलेंट। रिएक्शन करने के बाद जब ए का 10 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, डी का 10 मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन के बाद बी और सी बच जा रहा है, इसको बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, और एक पूरा का पूरा यूज हो रहा है जिसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये बोल सकते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट के फॉर्म में यहाँ पर ये है, और एक्सेस रिएक्टेंट के फॉर्म में
बी और सी, बी एंड सी। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए कितना रिएक्ट किया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए कितना प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, रिएक्ट कितना किया, रिएक्टेड। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड 10, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड 20, प्रेजेंट था, 10 बचा हुआ है रिमेनिंग, तो यहाँ पर 10 रिएक्ट किया। मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी रिएक्टेड इज इक्वल टू 30, मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, 20 रिमेनिंग बचा हुआ है, डिफरेंस निकाल सकते हो 10। मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म्ड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म्ड, इसको लिख सकते हो, पहले 0 मिली इक्विवेलेंट है, 10 का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जितना मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट किया उतना ही मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर लिख सकते हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म्ड। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म्ड। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन को बिना बैलेंस की हुई भी रिलेशन ला सकते हैं। हम लोग के पास रिलेशन था ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मेशन हो रहा है डी का, यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ा। यहाँ से लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करना काफी आसान है, जिसका मिली इक्विवेलेंट का वैल्यू कम होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का डिफिनेशन बिल्कुल सेम फॉर्म में होगा जैसे पता किए थे पहले मिली मोल मेथड के द्वारा। लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग रिएक्शन। एक्सेस रिएक्टेंट not completely used up during reaction। पता करने का मेथड क्या होगा, तो रिएक्टेंट हैविंग लिस्ट number of milli equivalent, reactant having least number of milli equivalent is known as limiting reactant। If all reactant have equal number of milli equivalent, then we can say all reactants are present in a stoichiometric amount, एक्सेस रिएक्टेंट पता करना भी काफी आसान है। रिएक्टेंट जिसका सबसे कम मिली इक्विवेलेंट होगा तो उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे, एंड अदर रिएक्टेंट
and other reactant is known as excess reactant. इसमें हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। सपोज करो कि हम लोग को H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ कराना है। इसका रिएक्शन हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं। इसके एप्लीकेशन के द्वारा एसिड बेस टाइट्रेशन के सारे प्रोडक्ट को बना सकते हो। ये रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन होगा Na2SO4 और H2। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 reacted is equal to milli equivalent of NaOH reacted। जितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट NaOH रिएक्ट करेगा। हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन में रिएक्शन एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट के बीच होता है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट बराबर कर सकते हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। और अगर एक से ज्यादा एसिडिक पार्ट प्रेजेंट होगा तो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नोट करेंगे इसको कि एसिड बेस टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को बनाने के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन इसके लिए लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एसिडिक साल्ट, एसिडिक ऑक्साइड सारे को एक साथ ऐड कर सकते हो इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। एक से ज्यादा अगर एसिडिक पार्ट होगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। तो यहां से हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जो एसिड बेस टाइट्रेशन वाले वीडियो में देखेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन के प्रॉब्लम बनाने में हम लोग जानते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में रिएक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में रिएक्शन होता है एसिडिक पार्ट प्लस बेसिक पार्ट के बीच। रिडॉक्स टाइट्रेशन में रिएक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर लिख सकते हो समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। वही रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट। तो इसको बोल सकते हो समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। हम लोग देखें कि एसिड बेस टाइट्रेशन में ट्रांसफर ऑफ H प्लस हो, ट्रांसफर ऑफ H प्लस दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। और रिडॉक्स टाइट्रेशन में
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिली इक्विवेलेंट के एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो आगे डिस्कस करेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रिया में भी इसका एप्लीकेशन होगा। आयनिक इक्विलिब्रिया, इसका एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रॉब्लम बनाने में करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए भी करें। तो बहुत सारे चैप्टर में इसका एप्लीकेशन होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होगा कि हम किसी भी रिएक्टेंट के मिली इक्विवेलेंट को और प्रोडक्ट के मिली इक्विवेलेंट को निकालेंगे कैसे। तो हम लोग यहां पर हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट। इसका बेसिक रिलेशन नॉर्मलिटी से चालू होता है। नॉर्मलिटी, इसको एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे। इसको इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, number of equivalent present in 1 liter solution. It is defined as number of equivalent, equivalent को शॉर्ट में EQ बोल सकते हो, present in 1 liter solution. हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन का जब फॉर्मेशन करेंगे तो सॉल्यूशन में दो बेसिक कंपोनेंट हो, सोलूट प्लस सोलवेंट। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट वॉल्यूम पर लीटर लिखना है। लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर में देखेंगे, वहां पर जो डाटा गिवन होता है प्रॉब्लम में उसमें वॉल्यूम मिलीलीटर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। और जब वॉल्यूम मिलीलीटर के फॉर्म में होगा तो हम लोग फॉर्मूला को चेंज करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम मिलीलीटर, ये वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा, वॉल्यूम मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के वॉल्यूम को मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो नॉर्मलिटी का रिलेशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिख सकते हो, यहां से वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यहां पर वेट सोलूट का होगा, वेट ऑफ सोलूट मल्टीप्लाई 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। सबसे पहले नॉर्मलिटी के रिलेशन को याद रखना है। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहां पर लिख सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। जैसे मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बोलेंगे मिली मोल। उसी प्रकार इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट। लिख सकते हो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम मिली। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रिलेशन आएगा नंबर ऑफ
मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिली। एक यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग को मिलता है नॉर्मलिटी के टर्म में, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट किसी का कैसे निकाल सकता है। इक्विवेलेंट वेट का बेसिक फार्मूला होगा, अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ तो लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर। आयन होगा तब लिखेंगे आयनिक वेट बाय वैलेंस फैक्टर। एटम होगा तो लिखेंगे एटॉमिक वेट बाय वैलेंस फैक्टर। VF मीन्स वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दो कंडीशन है। वैलेंस फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसिड बेस साल्ट, इसको अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इसको अलग मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस साल्ट इसके वैलेंस फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट ध्यान देंगे। एसिड बेस साल्ट के वैलेंस फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट पॉइंट देखें कि किसी भी आयन का वैलेंस फैक्टर निकालते हो और वो आयन एसिड बेस साल्ट में प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ चार्ज जो आयन पर प्रेजेंट होगा वही उसके वैलेंस फैक्टर के बराबर होगा। तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस फैक्टर इन एसिड बेस साल्ट और आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड बेस साल्ट। कैलकुलेशन of valence factor of acid base and salt plus ion produced by acid base and salt। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर दें वैलेंस फैक्टर ऑफ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। सेकेंड कंडीशन आप रखेंगे वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड बेस और साल्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बस दो पॉइंट आप रखेंगे, जिसके द्वारा एसिड बेस साल्ट का वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ पर स्पेसिस दे रहे हैं और वैलेंस फैक्टर यहाँ से डिटरमाइन करना है। सपोज करो H प्लस का वैलेंस फैक्टर, इस पर चार्ज 1 प्रेजेंट है, इसका वैलेंस फैक्टर 1 के बराबर होगा। OH माइनस 1 चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की केवल मैग्नीट्यूड को देखिए। Ca प्लस 2 2, An प्लस 3 इसका वैलेंस फैक्टर निकालना है 3, सल्फेट आयन का वैलेंस फैक्टर 2, कार्बोनेट आयन का वैलेंस फैक्टर 2। यहां से आयन का वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे कि सबके इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
आयन के लिए फॉर्मूला होता है आयनिक वेट बाय वैलेंस फैक्टर। जब आयनिक वेट किसी का भी निकालेंगे तो चार्ज ऑफ आयन कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज चार्ज अपियर होगा ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका आयनिक वेट 1 होगा, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 ही OH माइनस 17 आयनिक वेट 170। कैल्शियम का आयनिक वेट 40 डिवाइड करेंगे 2 से 20। अल्युमिनियम का 27 3 से डिवाइड करेंगे 9। सल्फेट आयन का आयनिक वेट निकालेंगे 96 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 48। कार्बोनेट आयन का बैलेंस फैक्टर निकालना हो 60/2। और हम लोग देखें कि एसिड बेस साल्ट सबके बैलेंस फैक्टर को एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। सपोज तो H2SO4 इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के फॉर्म में है, इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है, NaOH बेस के फॉर्म में है, इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है, Na2CO3 साल्ट है, इसका बैलेंस फैक्टर निकालना है, CaCO3 का बैलेंस फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा अगर इसको डिसोसिएट करने के बाद सोचते हो। तो H2SO4 जब डिसोसिएट करेगा 2H प्लस होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, इसका बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 2 के बराबर होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे Ca+2 2OH माइनस, इसका बैलेंस फैक्टर 2। NaOH Na प्लस OH माइनस, इसका बैलेंस फैक्टर 1। Na2CO3 इसको डिसोसिएट करेंगे 2Na प्लस, कार्बोनेट आयन बैलेंस फैक्टर 2। CaCO3 Ca+2 कार्बोनेट आयन, इसका बैलेंस फैक्टर। तो सबके बैलेंस फैक्टर को अगर निकाल लेते हो फिर इजीली इसके इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंस फैक्टर। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 98/2, ये 49 आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74/2 37। NaOH 40/1 40। Na2CO3 106/2 53। कैल्शियम कार्बोनेट 100/2। इसी प्रकार अगर बैलेंस फैक्टर किसी का ही पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे L2SO4 होल 3 के बारे में सोचिए, इसका बैलेंस फैक्टर है डिसोसिएट करने के बाद 2L+3 मिलेगा, 3SO4-2 मिलेगा। इसका बैलेंस फैक्टर का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो और नेगेटिव चार्ज कंसीडर करो, इसका बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 6 के बराबर होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट में 6 से डिवाइड करना होगा। अब इसमें देखें कि अगर हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करो कि Na2CO3 10H2O दिया हुआ है, तो हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालने में वाटर को डिसोसिएट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो साल्ट दिया हुआ है इसी के बैलेंस फैक्टर को देखें 2Na प्लस, कार्बोनेट आयन, इसका बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 2 होगा। हाँ, इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूलर वेट में वाटर को भी कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल Na2CO3 10H2 डेटा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू Na2CO3 का 106 प्लस H2O का 18, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से निकाल सकते हो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, हम लोग जानते हैं कि H2C2O4 ये ऑक्जेलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर 2H2O इसको बोलेंगे डाइहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। इसका बैलेंस फैक्टर निकालना हो, ऑक्जेलिक एसिड 2H प्लस, 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्जेलेट आयन,
इस फॉर्म में डिसोसिएट करेगा, इसका बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 2 होगा। इसके पूरा मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे 126 डिवाइड बाय 2, इसको लिख सकते हो 60। सपोज करो हम लोग को पोटासियम का बैलेंस फैक्टर पता करना है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2। तो देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2K प्लस 3L प्लस 3, 6 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, दोनों मिलाकर बैलेंस फैक्टर का वैल्यू इसका। नेगेटिव चार्ज के द्वारा भी निकालोगे तो निकाल सकते हो। 3 सल्फेट आयन यहाँ पर, 1 सल्फेट आयन यहाँ पर, दोनों मिलाकर 4 सल्फेट आयन है, तो बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 8 के बराबर है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे 8 से, इसके इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। देखें मिली इक्विवेलेंट का रिलेशन क्या क्या होगा। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, अगर वेट दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट बता चुके हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। नॉर्मलिटी अगर दिया हुआ रहेगा तो लिख सकते हो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूमिलिटी। फिर यहाँ पर देखें कि अगर वेट दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट की जगह पर हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर, ये भी लिख सकते हो। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमोल को, यहां से लिख सकते हो नंबर ऑफ मिलीमोल मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर, नंबर ऑफ मिलीमोल, इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई 1000, मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमोल मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर मिली इक्विवेलेंट, और मोल का जितना भी रिलेशन होगा सब आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। सपोज करो गैसियस कंडीशन में निकाल रहे हैं तो वहां पर लिख सकते हो PV इक्वल टू nRT, जिसमें n नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो n इज इक्वल टू लिख सकते हो PV बाई RT, ये नंबर ऑफ मोल हुआ। बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका एप्लीकेशन करेंगे फॉर गैस। इसी प्रकार नंबर ऑफ मोल के लिए रिलेशन लिखते हैं गैस के लिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, तो यहां भी लिख सकते हो वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई 1000, ये भी लिख सकते हो। इसका भी एप्लीकेशन और गैस हो। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और मिलीमोल निकालना हो, जैसे नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ आयन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर ये रिप्रेजेंट करेगा मोल को। मोल को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिलेशन हम लोग देखें यहाँ पर नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू लिख सकते हो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। इक्विवेलेंट वेट की जगह पर लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम मिलीलीटर, मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंस फैक्टर, और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000, ये पूरा रिलेशन रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी, ये भी लिख सकते हो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर। सपोज करो कभी हमारे सोल्यूशन में के डाटा में प्रॉब्लम बना रहे हैं, वहां पर नॉर्मलिटी गिवन नहीं है, मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। जो भी प्रॉब्लम गिवन होगा
उसमें किसी न किसी फॉर्म में मिली इक्विवेलेंट का डाटा वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद रिएक्टेंट के मिली इक्विवेलेंट को एक साथ करेंगे। रिएक्टेंट के मिली इक्विवेलेंट को जितना भी रिएक्टेंट होगा ऑल रिएक्टेंट्स के मिली इक्विवेलेंट को इक्वल करेंगे, उसका प्रोडक्ट के मिली इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे और वहां से प्रॉब्लम को बनाएंगे। यहां पर हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ये सीरीज टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को। कैलकुलेट weight of H2SO4 needed for complete reaction with 100 milliliter of 10 to the power minus 2m NaOH। देखो कि यहाँ पर H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है। H2SO4 एसिडिक पार्ट है और NaOH बेसिक पार्ट है। क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। जनरली हम लोग एसिड टाइट्रेशन का जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो वहां पर लिखते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये सब फार्मूला को हम लोग यूज नहीं करेंगे। इससे लिमिटेड टाइप के प्रॉब्लम को बना सकते हो जब नॉर्मलिटी का डाटा दिया हुआ है वॉल्यूम का, नेक्स्ट नॉर्मलिटी दिया हुआ है वॉल्यूम निकालना है तब बना सकते हो। मिली इक्विवेलेंट मेथड के द्वारा सारे प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब देखेंगे कि जो प्रॉब्लम में डाटा दिया हुआ है उसको मिली इक्विवेलेंट के टर्म में कैसे लाएंगे। वेट के टर्म में लाना है, यहाँ पर लिख सकते हो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट 98 2 से डिवाइड करेंगे 49 होगा, मल्टीप्लाई 1000। यहाँ पर देखेंगे मोलैरिटी के फॉर्म में दिया हुआ है और अभी डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर और मोलैरिटी दिया हुआ रहेगा तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर। NaOH का वैलेंस फैक्टर 1 होगा 10 to the power minus 2, वैलेंस फैक्टर 1, वॉल्यूम मिलीलीटर 100 दिया हुआ है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वेट ऑफ H2SO4 इसका वैल्यू 0.049 ग्राम। तो काफी इजीली हम लोग यहाँ से एसिड बेस टाइट्रेशन के प्रॉब्लम को बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट के बारे में, इसका एप्लीकेशन करके अलग अलग चैप्टर के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। थैंक यू।